Hello, good morning, dear students. How are you all? I hope you are all fine. तो आज से हम लोग नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास में पहले हम लोग आप लोगों के मैथ्स का सिलेबस देख लेंगे, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊँगा। तो चलिए पहले सिलेबस देखते हैं, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं सिलेबस। तो ये आप लोगों का सिलेबस अर्थात विषय सूची है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें आप लोगों के सिलेबस में कुल 18 अध्याय हैं। तो इसमें पहला जो अध्याय है आप लोगों का संख्याएं पुनरावृत्ति, अध्याय 2 है परिमेय संख्याएं, अध्याय 3 है त्रिभुज के गुण, अध्याय 4 है समीकरण, अध्याय 5 है कोष्टकों का प्रयोग, अध्याय 6 है घातांक, अध्याय 7 है त्रिभुजों की रचना, अध्याय 8 है सर्वांग समता, अध्याय 9 है बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं, अध्याय 10 है आरेख, अध्याय 11 है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं संक्रियाएं, अध्याय 12 है कोण, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं, अध्याय 13 है चतुर्भुज, अध्याय 14 है समानुपात, अध्याय 15 है क्षेत्रफल, अध्याय 16 है प्रतिशतता, अध्याय 18 है सांख्यिकी और अध्याय 18 है सममिति। तो इस प्रकार आप लोगों के मैथ्स के बुक में कुल 18 अध्याय हैं। तो आज हम लोग अध्याय 1 शुरू करेंगे, संख्या पुनरावृत्ति। तो आइए देखते हैं अध्याय 1। तो ये अध्याय 1 संख्या पुनरावृत्ति, नंबर्स रिवीजन। तो आपने पिछली कक्षाओं में प्राकृत पूर्णांक भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ा है। तो पिछली कक्षा में हम लोगों या आप लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसकी उपयोगिता को देखते हुए संख्याओं के पुनरावृत्ति करना आगे के अध्ययन के लिए सहायक होगा। तो यानी कि इसकी जो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और भिन्न, इसकी उपयोगिता को देखते हुए हम लोग इन सभी संख्याओं के एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्राकृत संख्याएं। तो नेचुरल नंबर कहते हैं जिसको इंग्लिश में। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, आइए समझते हैं। तो गणना के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ये आप लोगों ने पिछली क्लास में यानी कि पिछले कक्षा यानी कि क्लास 6 में पढ़ लिए हैं। तो फिर से एक बार यहाँ उसी को रिवीजन कर रहे हैं। तो प्राकृत संख्या क्या है, गणना के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याओं के समूह को कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। अर्थात n = 1 2 3 4 5 इत्यादि क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गणना के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 5 इत्यादि। तो समझ गए होंगे आप लोग प्राकृत संख्या किससे कहते हैं और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं। तो आगे है, किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर यानी कि 1 प्लस करने पर उसकी परवर्ती व 1 माइनस करने पर उसका पूर्ववर्ती मिलता है। यानी कि किसी भी प्राकृत संख्या का परवर्ती संख्या ज्ञात करना है तो उसमें क्या करते हैं, एक का प्लस करते हैं और पूर्ववर्ती यानी कि उससे पहले की संख्या ज्ञात करने के लिए उस प्राकृत संख्या में यदि 1 माइनस कर दें यानी कि घटा दें तो पूर्ववर्ती मिल जाता है उस संख्या का। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है 5 का परवर्ती = 5 + 1
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 1 इज इक्वल टू 6, यानी कि 5 का परिवर्ती क्या हो गया, 6। तो इसी तरीके से और भी आगे आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे 7 का परिवर्ती निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 + 1 इज इक्वल टू 8, यानी कि 7 का परिवर्ती क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो आगे है पूर्ववर्ती में, तो 5 का पूर्ववर्ती इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 1। पूर्ववर्ती के लिए क्या करते हैं, किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए उस संख्या में 1 का माइनस कर देते हैं, तो उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ 5 का पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए क्या है, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। तो 5 का पूर्ववर्ती क्या हो गया, 4। तो ये समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से कि प्राकृत संख्या क्या होता है और किसी प्राकृत संख्या का परवर्ती और पूर्ववर्ती निकालने भी आ जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक परवर्ती होता है, एक को छोड़कर प्रत्येक प्राकृत संख्या के एक पूर्ववर्ती होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होता है, एक परवर्ती संख्या होता है। उसी तरीके से प्रत्येक प्राकृत संख्या का पूर्ववर्ती होता है, लेकिन 1 को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं का पूर्ववर्ती संख्या होता है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो पहली तथा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1 है। तो ये पॉइंट भी विशेष तौर पे याद रखेंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1 है। आगे है, कोई भी संख्या सबसे बड़ी अथवा अंतिम प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। तो ये दोनों पॉइंट भी याद रखेंगे। आगे है प्राकृत संख्याओं के गुण। तो आइए देखते हैं कि प्राकृत संख्या के गुण क्या क्या हैं। तो पहला है, दो प्राकृत संख्याओं का आपस में योग करने से या गुणा करने पर प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। तो पहला गुण क्या है, दो प्राकृत संख्याओं का आपस में योग करने अर्थात प्लस करने या गुणा अर्थात मल्टीप्लाई करने पर प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे कि ये 2 + 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5। तो 2 और 3 क्या है, प्राकृत संख्या है। इन दोनों को प्लस करें तो क्या मिला, 5। तो 5 भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो इस प्रकार से समझ गए होंगे कि दो प्राकृत संख्याओं का प्लस करने पर प्राकृत संख्या ही प्राप्त होता है। और उसी तरीके से मल्टीप्लाई करने से भी प्राकृत संख्या प्राप्त होता है बोला गया है। जैसे 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो 6, 2 और 3 दोनों क्या है, प्राकृत संख्या है, और उनसे प्राप्त गुणनफल 6 आया। तो यह भी क्या है, प्राकृत संख्या है। तो ये था पहला गुण। आगे है, दो प्राकृत संख्याओं का आपस में व्यकलन अर्थात घटाने या भाग करने पर सदैव प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होता है। तो ये भी याद रखेंगे। क्या बोला है, दो प्राकृत संख्याओं को आपस में घटाना या भाग करने से सदैव प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है। जैसे 4 और 4 क्या है, प्राकृत संख्या है, तो माइनस करेंगे तो क्या मिला, 0 मिला। सदैव यानी कि हमेशा जो है वो प्राप्त नहीं होता है बोल रहा है। जैसे यहाँ पर 6 और 5 ये दोनों क्या है, प्राकृत संख्या है। अगर इनका माइनस करेंगे 6 - 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तो 6 और 5 क्या है, प्राकृत संख्या है। घटाने पर क्या मिला, 1। यह प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या, लेकिन क्या बोला है, हमेशा। जैसे 6 प्राकृत संख्या है और ये 6 भी प्राकृत संख्या है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अर्थात सेम प्राकृत संख्या को माइनस करने पर क्या मिल गया, 0। और 0 क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। यह कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। तो इसलिए कहा गया है कि हमेशा नहीं होता है। और भाग में भी बोला है, जैसे 6 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 × 3 = 6। तो भागफल क्या मिला, 3। तो यह क्या है, प्राकृत संख्या है। लेकिन क्या 0, जैसे यहाँ पर जैसे भाग बोला है, जैसे 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे, जैसे 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट में मिलेगा। और पॉइंट वाला जो संख्या है वह क्या होता है, प्राकृत संख्या नहीं होता है। तो ये समझ गए होंगे दूसरे वाला पॉइंट भी। तो आगे देखते हैं हम लोग तीसरा, दो प्राकृत संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, दो प्राकृत संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं। अर्थात प्राकृत संख्याओं के लिए क्रम विनिमय का नियम
या योग का गुणन नियम लागू होता है, जबकि घटाने एवं भाग की संक्रिया पर लागू नहीं होता है। तो तीसरा पॉइंट क्या बोला है कि किसी भी प्राकृत संख्या को हम लोग किसी भी क्रम में प्लस कर सकते हैं। जैसे 2, 3 ये दो प्राकृत संख्या है, इसको प्लस करेंगे, 2 पहले लिखेंगे, 2 + 3 = 5, तो क्या मिला? प्राकृत संख्या मिला। या इसको हम लोग 3 + 2 लिखेंगे तब भी क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। अर्थात प्राकृत संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, केवल किसमें? जोड़ने के लिए। दो प्राकृत संख्याओं को गुणा भी कर सकते हैं इसी तरीके से। जैसे 2 है तो 2 प्राकृत संख्या 2 और 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 6। और उसी तरीके से 3 में 2 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। यानी कि प्राकृत संख्याओं के किसी भी क्रम में जोड़ने या मल्टीप्लाई करने से उनके जो मान है उसमें अंतर नहीं आता है। यानी कि ये प्राकृत संख्याओं का जोड़ और गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात क्रम को आगे पीछे करने से भी उनके जो एक्चुअल मान जो प्राप्त होता है उसमें अंतर नहीं आता है। तो यहाँ आप लोग इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे है प्राकृत संख्याओं के लिए साहचर्य नियम योग एवं गुणा संक्रिया में लागू होता है, जबकि घटाने एवं भाग संक्रिया पर लागू नहीं होता है। तो ये भी याद रखेंगे। तो यानी कि ये क्रम विनिमय नियम घटाने पर लागू नहीं होता है, केवल किसमें? जोड़ने और गुणा करने पर लागू होता है। तो साहचर्य नियम योग एवं गुणा संक्रिया में लागू होता है, जबकि घटाने एवं भाग पर लागू नहीं होता है। जैसे ये 3 प्लस ब्रैकेट में क्या है? 2 + 3 इन सब को सॉल्व करेंगे साहचर्य नियम। जैसे यहाँ पर है 2 प्लस ब्रैकेट में 3 + 2 इसको अगर सरल कर देंगे तो 2 प्लस पहले ब्रैकेट वाले को करते हैं तो कितना मिलेगा? 5 = कितना हो जाएगा? 7। और इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 + 3 फिर इधर प्लस कर देंगे तब भी क्या मिलेगा हम लोगों को? 2 + 3 = 5 + 2 = 7। तो ये क्या है? साहचर्य नियम है। तो ये दोनों का आंसर क्या हुआ? सेम प्राप्त हुआ। तो यानी कि साहचर्य नियम को लागू होता है। ठीक उसी तरीके से गुणा में भी। तो आगे है पॉइंट नंबर 5 प्राकृत संख्याओं के लिए गुणा एवं गुणा का योग व अंतर पर बंटन अर्थात वितरण होता है। तो ये याद रखेंगे। जैसे 3 + 2 ब्रैकेट में है, फिर +3 = 8। तो इसमें आगे पीछे इसको हम लोग कर सकते हैं, यानी कि क्रम कर सकते हैं। आगे है 6 नंबर किसी प्राकृत संख्या में 1 से गुणा या भाग करने पर संख्या का मान नहीं बदलता। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। किसी प्राकृत संख्या में क्या है? 1 का गुणा या 1 से भाग करने पर प्राकृत संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कोई प्राकृत संख्या 12 है तो इसमें हम लोग 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? 12 ही मिला। यानी कि जो पहले प्राकृत संख्या तो वही प्राप्त हुआ। या भाग करेंगे 12 / 1 = भी क्या मिलेगा? 12 ही मिलेगा। यानी कि 1 का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से प्राकृत संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो ये हो गया। तो आगे है इसी प्रकार ABC 3 प्राकृत संख्याओं के लिए। जैसे पहला है A + B एक प्राकृत संख्या है। यानी कि इस तरीके से जब चर के रूप में दिए रहेगा संख्या, मान ले ABC कोई भी 3 प्राकृत संख्या, तो क्या लिख सकते हैं? पहले A + B एक प्राकृत संख्या है। यानी कि दो प्राकृत संख्या योग करने पर क्या मिलता है? हमेशा प्राकृत संख्या। उसी को यहाँ पर चरों के रूप में बताया गया है। दूसरा है A × B तब भी क्या मिलेगा? कोई प्राकृत संख्या ही मिलेगा, जैसे पहले हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं। और आगे है A - B सदैव प्राकृत संख्या हो आवश्यक नहीं है। A B की जगह कोई भी संख्या रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो दूसरा है A / B सदैव प्राकृत संख्या हो या जरूरी नहीं है। तो इसे भी याद रखेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं।
तो आगे है 3 नंबर, a प्लस बी इजक्वल टू बी प्लस ए, ऐसा क्रम विधि में लिख सकते हैं, तो ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक उसी प्रकार a मल्टीप्लाई बी इजक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन माइनस के लिए क्या होता है, लागू नहीं होता है क्रम विधि में। a माइनस बी को हम लोग क्या नहीं लिख सकते, b माइनस ए, ये बराबर नहीं हो सकता है, तो ये याद रखेंगे। ठीक उसी तरीके से डिवाइड में भी आगे है चौथा नंबर, a प्लस बी, जैसे पहले जो हम लोग पढ़े साहचर नियम, ठीक उसको यहाँ पर चरों के रूप में बताया गया है। जैसे a प्लस बी ब्रैकेट में b प्लस सी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी ब्रैकेट में फिर c, तो ये हो जाएगी। इसको मैं संख्या के रूप में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक उसी तरीके से आगे है a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू क्या होगा, a मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट में फिर मल्टीप्लाई सी, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये ध्यान से देखेंगे आप लोग और समझेंगे। तीसरा है a माइनस, अब ये माइनस वाले के लिए लागू नहीं होता है, केवल प्लस और मल्टीप्लाई के लिए। तो a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी बराबर नहीं होगा किसके, a माइनस बी ब्रैकेट में माइनस सी के। ठीक उसी तरीके से डिवाइड में भी आगे है पांचवा, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, यानी कि बंटन नियम, अर्थात ए का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी से भी और सी से भी, तो ये क्या होता है, बराबर होता है। ठीक उसी तरीके से माइनस के लिए भी होगा। फिर आगे जो पढ़े थे हम लोग, ए बी सी क्या है, कोई प्राकृत संख्या है, और अगला जो हम लोग लास्ट में पढ़े थे, किसी भी प्राकृत संख्या में 1 का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होता है, वही प्राकृत संख्या प्राप्त होता है। जैसे यहाँ प्राकृत संख्या को क्या मान लिया गया है, क्यू मान लिया है, तो जिसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, या इसी को हम लोग क्यू मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई क्यू लिखेंगे तब भी क्या मिलेगा, क्यू ही मिलेगा। ठीक उसी तरीके से डिवाइड में भी ए को 1 से डिवाइड किए तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो ये था प्राकृत संख्याओं के कुछ गुण, तो इसे आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। तो आगे है पूर्ण संख्या, तो आइए देखते हैं पूर्ण संख्या क्या है। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। पूर्ण संख्याओं के समूह को W से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कैपिटल W से, अर्थात W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। तो पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इत्यादि। तो ये समझ गए होंगे पूर्ण संख्या। तो आगे है प्रत्येक पूर्ण संख्या का परवर्ती होता है किसको, 0 को छोड़कर। तो पूर्ण संख्या एक पूर्ववर्ती होता है। पहले तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 1 है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे है कोई भी संख्या सबसे बड़ी अथवा अंतिम पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, तो ये भी याद रखेंगे। आगे है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये याद रखेंगे। आगे है पूर्ण संख्याओं के गुण, तो ये आप लोग पढ़ के देखेंगे, तो इसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों का, तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो रहेगा, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल देंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, लिखेंगे और एग्जाम्पल देंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में है। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।